तो विकसित भारत पर चर्चा के लिए आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह 9 बजे से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग मंत्रालयों का, कैसे सनातन का और कैसे सोशल मीडिया का योगदान रहेगा विकसित भारत में। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक प्रण उठाया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हमको ला के रखना है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान इस समय जुड़ गए हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, और इस वक्त केंद्र सरकार में बड़ी अहम जिम्मेदारी और बड़े अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं। तालियों के साथ मैं चाहता हूं मांझी जी का स्वागत किया जाए। सर, शुरुआत आपकी मिनिस्ट्री से करते हैं, क्योंकि हर एक मिनिस्ट्री के ऊपर अहम जिम्मेदारी है और जब तक सब मिनिस्ट्रीज अपने काम को परफेक्टली नहीं करेंगी, हम विकसित भारत की जो बात करते हैं वो शायद वो सपना पूरा नहीं होगा। तो आपके पास मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आप अपने मंत्रालय को कैसे देखते हैं? विकसित राष्ट्र का जो सपना प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, उसमें आपके मंत्रालय का क्या टास्क है और जिस प्रगति के साथ जिस स्पीड की ज़रूरत है, क्या उस राइट ट्रैक पर हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज ये मौका दिया यहाँ पर आने के लिए। और मैं कह सकता हूँ कि मेरे जिगर की बात, जिस्ट की बात या विज़न की बात कहा जाए जी, उस पर चर्चाएं आप कर रहे हैं जी। जहाँ तक विभाग की बात है, सदा मैं सच बोलता हूँ, कहीं कहीं उसके लिए दिक्कत हो जाती है। जब कैबिनेट की मीटिंग में बैठे हुए थे, एक लिफाफा मेरे सामने आया जी। लिफाफा को मैंने खोला तो मेरे नाम के पीछे लिखा हुआ था MSME। मैं नहीं समझ पाया कि कौन विभाग हमको मिला है, क्या है। अच्छा। समझ नहीं पाया मैंने। तो सब कोई प्रधानमंत्री को प्रणाम कर करके अपना जाना चाह रहे थे, तो उसी क्रम में मैं भी जा रहा था जी। तो मेरे मन में ये जिज्ञासा थी कि मैं पूछूं कि सर, ये कौन विभाग हमको आपने दे दिया है। लेकिन जैसे ही 2 मीटर की दूरी पर हम थे, प्रधानमंत्री तो अलौकिक दृष्टि के आदमी हैं जी। उनके दिमाग में बात आ गई, वो पढ़ लिए मेरे दिमाग को और उन्होंने कहा कि मांझी जी, मैं अपने विजन का विभाग आपको दिया है। तब हमको समझ में आया कि जरूर कहीं न कहीं कोई ऐसी बात है। उनके प्रति आभार व्यक्त करके चला गया और आज 1 साल से ज़्यादा इस विभाग को देखते हुए लग रहा है। तो मैं 100% नहीं कहता हूँ जी, 1000% कहता हूँ कि हमारे महामाननीय राजा नरेंद्र मोदी जी की बात सत्य है कि सचमुच में उन्होंने अपना विजन नहीं, हमारा विजन का और हिंदुस्तान भारत के विकास का विजन का विभाग हमको दिया है। अगर इसको हम सप्लीमेंट करेंगे जी, तो जरूर जितनी बातें आज हुई होगी, बहुत से विद्वान यहाँ पर आते हैं, शोधकर्ता आते हैं जी, तो मैं तो न विद्वान हूँ न शोध करता हूँ, एकदम निरा देहाती आदमी मैं हूँ और देहात के परिदृश्य से आता हूँ और उस दृष्टिकोण से मैं सोचता हूँ। तो आपको हम भारत के पूर्व के पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूँ जी। जब हिंदुस्तान को लोग सोने की चिड़िया कहते थे, उस समय आज के तरह न तो कोई एटॉमिक यंत्र थे, न कोई बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता था। और यही कारण था, उस समय भूभाग का 33% जंगल हुआ करते थे और अकॉर्डिंगली वर्षा भी सफिशिएंटली होती थी जी। और हमारे भारत के लोग स्वस्थ होते थे, लॉन्गेविटी 125 साल की होती थी, 100 साल की होती थी। हम लोग देहात में छींकते हैं तो लोग कहते हैं 70 जीवा, मतलब 100 साल जियो, 100 साल जियो, ये हमारे कल्पना थी। और हम भारतवासी
अब हम लोग जा रहे हैं कालांतर में लैंड ऑफ लिलिपुटियंस में। एक जगह पढ़े थे हम लोग कि कहीं कहीं 3 फीट के, 2.5 फीट के, 6 इंच के आदमी होते हैं। तो आज से 200, 300, 400 वर्ष पहले हमारे पूर्वज, या जो आज सिंधु घाटी, हड़प्पा और ये सब जगहों में जो स्केलेटन निकलता है, तो मानव स्केलेटन 7 फीट के आसपास में आता है। आज मैं नहीं समझता हूँ इस एरा में कोई 7 फीट के जवान होंगे। हम लोग की लॉन्गेविटी अब हो गई है, जो हम लोग का ऊंचाई है 5.5 फीट और 6 फीट के अंदर आ गए। यानी 500-600 साल के बाद 1 फीट हम लोग की ऊंचाई कम गई है। क्यों कमी है, इस पर विचार हमारे शोधकर्ता और हमारे मनीषी शायद करते होंगे, मैं कैसे कहूँ कि न करते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस पर विचार नहीं होता है। और हम लोग पाश्चात्य सभ्यता के जो चमक है उसमें चले गए हैं। चाहे वेशभूषा हो, रहन सहन हो, खान पान हो, सब हम लोग पाश्चात्य सभ्यता में जो जीने वाले लोग हैं वही लोग आज हम लोग आज खाते पीते रहते हैं। मैंने अपने पुराने, जिसमें हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था जी, उस चीज़ को, उस मर्म को हम लोग ने छोड़ दिया। और वो छोड़ दिया कि उस समय बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तुएं की आदान प्रदान होती थी। होता था कपड़ा बनाने वाले तेल बनाने वाले से कपड़ा देते थे और तेल लेते थे, और इसी तरह से कोई अनाज उपजाते थे तो कोई बर्तन बनाते थे, कोई लकड़ी का काम करते थे, कोई जूता का काम करते थे, कोई हेयर कटिंग करते थे। ये सब आपस में करते थे तो एक तो सामंजस्य बना रहता था आपस में, मेल जोल का, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते थे, एक दूसरे की आवश्यकता थी, इसलिए आपस में वैमनस्यता नहीं थी, आवश्यकता थी, मेल जोल होता था। और उसका कारण ये होता था कि आज जो हमारे सामने नहीं बल्कि संसार में नियोजन की समस्या मुंह बाए खड़ी है। हिंदुस्तान में संसार में सबसे ज़्यादा युवा हैं, और मैं तो बिहार का हूँ जी। बिहार में, भारत में सबसे ज़्यादा युवा का परसेंटेज है। स्वाभाविक है कि बेरोजगारी की बात आती है। कोई सरकार झूठ कह दे, झूठा प्रलोभन दे दे कि हम 1 करोड़ दे देंगे, 2 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे, इत्यादि इत्यादि बातें होती रहती है। लेकिन जब तक बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, तब तक ये बातें पूरी होने वाली नहीं है। हमारी बातें वो पूरी होगी कब, जिसकी कल्पना हमारे नरेंद्र मोदी जी ने की है, वो है एमएसएमई विभाग, सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग। मध्यम विभाग की बात यहाँ नहीं करके मैं सूक्ष्म और लघु विभाग की बात करता हूँ। आज हम आप यहाँ आ गए हैं तो सैलून में जाते हैं, हेयर कटिंग कराते हैं। हम आप आए, अभी हाल में हम गए थे एक प्रदर्शनी में, तो जूता बताया गया, कहा कि 33,000 का जूता है। अब माथा ठोक दिया कि 33,000 का जूता हम लोग कैसे पहनेंगे भाई। हम लोग तो 2,000, 1,500 का जूता पहनते हैं। लेकिन हमारे जो जितने कार्यकलाप थे सब धुंध हो गए, सब चले गए हम लोग वेस्टर्नाइजेशन में। अगर एमएसएमई के माध्यम से जिसकी कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, तो वास्तविक हम एक तरफ होने वाली प्रदूषण की जो समस्या है, जो आज संसार की समस्या बन गई है जी। दिल्ली में आप देख रहे हैं कि लोग कहता है कि रहने लायक नहीं यहाँ पर है, कितना क्यों से क्या क्या हो गया है, उससे वंचित होंगे। और दूसरी तरफ नियोजन की भी बातें हम लोग भूल जाएंगे। अब इसका उदाहरण देते हैं। प्रधानमंत्री जी जब 2014 में प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नियोजन लोगों का देंगे। विद्वान सहित बड़े बड़े लोग भी आश्चर्य व्यक्त किए। 2019 में चुनाव हुआ, 2024 में चुनाव हुआ,
लोग पूछते रहे कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, कहाँ दें। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ आपके इस माध्यम से जी कि उनके आंख पर पट्टी लगी हुई है, नहीं समझ पा रहे हैं। 2016 में इंडस्ट्री विभाग से नरेंद्र मोदी जी ने एमएसएमई विभाग को बनाया और एमएसएमई में 2 पोर्टल बना है, उद्यम पोर्टल और उद्यम असिस्ट पोर्टल। इसमें रजिस्ट्रेशन की बात जहाँ तक आती है तो रजिस्ट्रेशन तो करीब करीब 30 करोड़ के आसपास आ गया है, लेकिन हम 8,000 छोटे छोटे इकाइयों को हम लोग प्रमोट किया है और 8,000 में अगर 4 आदमी भी एम्प्लॉयड हैं जी तो 8 चौका 32 करोड़ लोगों को हम लोग आज नियोजन दे दिया। तो 11 बरस के समय में, आज 11 बरस हुआ प्रधानमंत्री का, 12 बरस में चल रहे हैं, तो 12 दूनी 24 करोड़ होना चाहिए। लेकिन अकेले हमारा एमएसएमई विभाग आज 31-32 करोड़ लोगों को हम लोगों ने नियोजन दे दिया। तो नरेंद्र मोदी जितना कहते हैं उससे 4 गुना करते हैं, तो एक विभाग की बात हो गई, दूसरे विभाग की बात छोड़िए। तो मेरा कहने का मतलब है कि एमएसएमई विभाग ही ऐसा है कि प्रदूषण की लड़ाई लड़ सकते हैं और नियोजन से भी हम लोग लड़ सकते हैं, जिसका उदाहरण आपको दिया। और जहाँ तक मोरल की बात आती है, चूंकि आपने ऐसा विषय छेड़ दिया कि हमको रुकने का मन नहीं करता है। बिल्कुल कि आप सारी बातें बोल दी शिक्षा की। आज हम लोग डीलिट, एमफिल, क्या क्या होता है भाई, उतना डिग्री हमको पता नहीं है। लेकिन हमारे रामायण काल में बात आती थी कि गुरु गिरी गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, सब विद्या पाई। आज पढ़ लेते हैं हम तो नौकरी के लिए चलते हैं, घूमते हैं, नहीं होता है तो बैंक रॉबरी करते हैं और क्या क्या करते हैं। लेकिन उस समय सब विद्या जब मिल जाती थी तो हम इंडिपेंडेंट हो जाते थे, लड़ते थे, युद्ध भी लड़ते थे, भूखे भी रहते थे, अग्नि से भी लड़ते थे, जानवरों से भी लड़ते थे, राक्षसों से भी लड़ते थे। आज वो शिक्षा हमको न देख करके आज दूसरे शिक्षा प्रणाली में हमको ढा दिया गया है। यहाँ पर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी याद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था, गरीबी का पैमाना है कि जो समाज जितना शिक्षित है वो उतना ही स्वावलंबी हो सकता है जी। इसीलिए उन्होंने कहा था एक जुमला कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो दूध पिएगा शेरनी का वो गरजेगा। और आज हालत क्या है महोदय, जनरल भारत का साक्षरता दर 79 साल बीत जाने के बाद 80% हम लोग साक्षर हो गए हैं। वो भी एज ए होल है। लेकिन अगर यहाँ जो समाज में विकृतियाँ हैं, बटे हुए हैं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं उसी समाज का हूँ जो सबसे नीचे समाज माना जाता है, जिसको दलित और महादलित कहा जाता है, और महादलित में भी भूइयाँ मुसर कहा जाता है। मैं उसी समाज का हूँ। कहते हुए मुझे थोड़ा शर्म लगता है कि एक तरफ 80% लोग लिटरेट हैं और हमारा समाज 7% लिटरेट है। जी। कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? तो इसीलिए अंबेडकर साहब ने कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, और हमारे सोशलिस्ट नेताओं ने कहा था राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज 79 ईयर्स स्वतंत्रता के बाद भी हम लोग इसके लिए पहल नहीं कर पाए, सरकार चाहे जिसकी भी हो। हम कर सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा बुद्धू हैं, बोलने में बोल देते हैं। नहीं, मुझे तो लगा कि मेरा कहना है में, जी, कि आज किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि हम सर्वांगीण शिक्षा, कि गुरु गुरी गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, उस ओर भी ध्यान नहीं दिया। हमको पढ़ाने के लिए कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, समान सुविधाएं नहीं दी। हम मुसर भुइयाँ का बेटा हैं,
लेकिन हम अपना बेटा जो हमारा मंत्री है जी उसको डॉन बॉस्को में पढ़ाया हमने। जी लेकिन हमारा समाज का 99.9% लोग वैसे हैं जो सरकारी विद्यालय को छोड़ करके प्राइवेट विद्यालय का मुंह नहीं देखा है। वो कैसे होगा? अब आज जज, कलेक्टर, हमको ऐसा लगता है कि हम जहाँ जा रहे थे वहाँ आप रोक दिया, हमारी बात को आपको अच्छी नहीं लगी। नहीं, बात अच्छी लग रही है। इसलिए आपने डिरेल्ड किया। ये भी सुन लीजिए। जी जी। आपने डिरेल्ड किया, इसमें भी सुन लीजिए। जी। परिवारवाद किसको कहते हैं? परिवारवाद कहा जाता है कि एक जन्मा, एक राजनीति में आया, उसका बेटा गुल्ली डंडा खेल रहा हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, दिल्ली हरियाणा में आईलू वाली क्या कर इल्लू इल्लू करते चल रहा हो, मार खाया हो, और उसका बाप चीफ मिनिस्टर हुआ तो उसको मिनिस्टर बना दिया। परिवारवाद इसको कहते हैं। आप जब हमसे प्रश्न पूछते हैं तो मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन गर्व के साथ कहता हूं कि जब 2015 में जब हम अपना सेल्फ पार्टी बनाया, उस समय जिसको परिवारवाद की बात कर रहे हैं, मेरा बेटा संतोष कुमार, नहीं, मैं सारे लोग कर रहा हूं, आप ही को नहीं कह रहा हूं। हम बता देते हैं, जब पूछ रहे हैं, छेड़ते हैं तो सुनिए अस्थिर से जी जी। कि यूनिसेफ में 34,000 रुपया महीना की नौकरी कर रहा था, और वो सोचा कि मेरे पिताजी अलग पार्टी बना दिए हैं तो इनको मदद करना चाहिए। ही सैक्रिफाइस्ड हिज जॉब, छोड़ दिया। मेरे साथ 15 रहा, 16 रहा, 17 रहा, 18 रहा। इस बीच में क्या किया? एमए किया, पीएचडी किया, नेट किया, और गया कॉन्वेंट कॉलेज में प्रोफेसर है वो। और हमको मदद करने के लिए वो राजनीति में आया, तो इसको परिवारवाद कहिएगा? मांझी जी देखिए, आप बात तो बहुत तर्कों के साथ कर रहे हैं, हम तो आपकी बात से हम सहमत हैं, करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि और भी आपके बिरादरी में होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने अपने बेटे को नजदीक से देखा है इसलिए आप इस तथ्य को समझ रहे हैं, लेकिन और भी होंगे। मेरा एक सुझाव था, आपको एक सुझाव सुनिए ना, मेरी बात को भूल गए आप। नहीं भूला, नहीं आया, भुला देना चाहते हैं जानबूझ करके। मैंने कहा जी कि पढ़ने की सुविधा किसको मिल रही है? जी। हम थे एमएलए, हमारा भाई इंस्पेक्टर पुलिस था जी, तो हम अपने बेटा को पढ़ाने का काम किया। के को पुलिस इंस्पेक्टर है, के को पढ़ा हुआ हमारे समाज में, जिसकी बात कर रहे हैं कि उसकी साक्षरता दर 7% है जी। तो 7% है तो के को पढ़ा लिखा हुआ है, और नहीं तो है तो हमने कई एक लोगों को प्रोफेसर बनाया है, कई एक लोगों को वकील बनाया है। नाम जानना चाहते हैं तो वो भी कीजिए। नहीं, हमारा लेकिन तो सुझाव लेकिन है। मेरा कहने का मतलब है, आपका सीधा अर्थ है, कल ही पार्लियामेंट में हम ढूंढ रहे थे तो कहा क्या आखिर परिवारवाद तो आप पर लगता है, तो हम कहा कि हाँ, देहात में हम लोग कहते हैं कि गरीब अमीर जो है उसका पूरा पतलून फटा हुआ है तो लोग आंख इधर कर देता है, लेकिन गरीब का पतलून फटा हुआ तो एक तमच लगा देता है। आज वही स्थिति हमारे सामने है। आज जिसका बेटा, बेटी, पुतोह, दमाद, सब कोई आज राजनीति में है, उसको परिवारवाद की बात न कर रहे हैं। और जीतन मांझी का एक बेटा जो क्वालिफाइड है, लेकिन आज क्या है, अगर न भी एमएलए रहेगा तो क्या फर्क है? 2.5 लाख रुपया उसको वहाँ वेतन मिलता है, लेकिन वो समाज सेवा के लिए आया है, समाज के लिए मदद कर रहा है। नहीं, हम आपकी बात से सहमत हैं, आपकी जो शिक्षा की आपने बात की उससे भी सहमत हैं, और हम इस बात से भी सहमत हैं कि मौका सबको मिलना चाहिए। जिंदगी ऐसी ही होती है। आपने रास्ता दिखाया, और ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि भाई आपने वकील बनाया, आपने बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगहों पे जो है मौका दिया काम करने का, ये बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि आप जैसे लोग ही जब आगे आते हैं ना नीचे से उठ के, तभी वो काम करते हैं, और ऐसे लोगों को जो है सम्मान भी जनता देती है। शायद यही कारण है कि इतनी बड़ी चीज जो है हम इंटरप्ट करेंगे यहाँ पर। आप लोगों को भी चाहिए, इस प्रकार का बड़े बड़े डिलीब्रेशंस होते हैं, शो होते हैं, यहाँ पर कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात किसी ने नहीं किया होगा। किसी ने कहा होगा कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, किसी ने नहीं कहा होगा। किसी ने नहीं कहा होगा कि अंबेडकर साहब जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता है, उन्होंने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए, और किसी ने नहीं कहा होगा। और जब तक ये नहीं होगा, 79 ईयर्स आज़ादी का हो गया है, अगला 79 आज़ादी का हो जाएगा तो भी
हम लोग जैसे हैं और कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज 70%, बड़ी लज्जा आती है कहने में कि 70% आज गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके न घर है, न द्वार है, न सड़क है, न स्वास्थ्य है। आज हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं। हाँ। यहाँ पर हम एक मंत्री के रूप में नहीं कहना चाहते हैं, जी। एक रिवोल्यूशनरी के रूप में कहना चाहते हैं कि व्हाट वी हैव डन फॉर आवर सरकार आपकी है सर, सोसाइटी, व्हाट वाज द अचीवमेंट ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, दिस वाज आवर अचीवमेंट। अब तो केंद्र में आप सरकार के साथ हैं, राज्य में आप सरकार के साथ हैं सर। 70% को सब कुछ दीजिए सर, हम तो यही कहेंगे। और सबको शिक्षा एक समान दीजिए सर, हम भी यही कहेंगे। और हम अगली बार जब एजुकेशन कॉन्क्लेव करेंगे ना, तो आपको हम अलग से बुलाएंगे। इस पे चलिए, बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। Thank you, चलिए, धन्यवाद। बिल्कुल, और इस बात की पूरी उम्मीद करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने शुरुआत में कहा था कि मोदी जी ने आपका मन पढ़ लिया। यहाँ मुझे लगता है आपने मेरा मन पढ़ लिया। जितने सवाल मेरे मन में थे, सारे सवालों का जवाब आपने यहाँ पर दे दिया। और एक पिक्चर देखी थी हमने, माझी द माउंटेन मैन, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब तक पहाड़ तोड़ नहीं दिया छोड़ा नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि जो समस्याएं आपने गिनाई हैं, जब तक इन समस्याओं का पहाड़ आप तोड़ेंगे नहीं, आप भी नहीं छोड़ेंगे। यही डेडिकेशन है हमारे समाज का, जिस जाति का। जी। एक पागल लड़की लिखी है मांझीनामा, उस किताब को भी आप लोग पढ़ लीजिए। जी। माउंटेन मैन तो एक पहाड़ को काट दिया, और जीतन मांझी राजनीति रूपी पहाड़ को भी काटने में लगा हुआ है, वो लड़की ने लिखा है। उस किताब को भी आप लोग पढ़ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मांझी जी, आप साथ में जुड़े और आपने